सभी को वंदे मातरम करते हुए आज जन समस्याओं को लेकर के हम सब डॉक्टर तरुण कोठारी जी के पास पहुंचे हुए हैं और डॉक्टर तरुण कोठारी जी से कुछ उस विषय पर वार्ता करेंगे जो अब तक हम लोग लगातार उनके साथ मिल करके कुछ न कुछ नई योजनाओं की उनकी नई योजनाओं को लगातार सुनते रहे। अभी कुछ समय पहले उनका एक वीडियो लॉन्च हुआ और उस वीडियो में उन्होंने जो 3 करोड़ लोगों को अमृत बूटी के कारण मरने का कारण बताया, हम उनसे ही इस विषय पर जानना चाहेंगे कि वो क्या कहेंगे और कौन सा तथ्य था जिसके आधार पर डॉक्टर साहब ने ये तथ्य वीडियो में आकर के पेश किया। डॉक्टर कोठारी से मिलते हैं। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम। बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास आई है, तो उस जानकारी को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था। एक मिस्टर पीटर हेलिगन है, उनकी एक रिपोर्ट आई है, बड़ी विस्तृत रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट के कुछ पेजेस मेरे पास हैं जो मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखे हुए हैं। पीटर हेलिगन ने एक एस्टीमेट लगाया कि कुल कितने लोग मरे अब तक। ये जून तक की रिपोर्ट है, मतलब 2-3 जून तक की रिपोर्ट है, और कितना का नुकसान हुआ, कितने मास्क फालतू में बेचे गए, कितने आरटीपीसीआर टेस्ट बेचे गए, कितना करोड़ रुपया कमाया गया, कितना जनता का नुकसान हुआ। एक मोटा मोटा उन्होंने एक आकलन किया है। यहाँ पर देखिए, इस आर्टिकल में लिखा हुआ, इसको मैं आपके दर्शकों को दिखा दूँ ये आर्टिकल, ताकि आपके दर्शक इसको देख सके अच्छे से। ये है द पोस्टमार्टम ऑन C-19 पैंडमिक, 6 मिलियन अवॉइडेबल C-19 डेथ्स प्लस 36 मिलियन वैक्स डेथ। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6 मिलियन यानी कि 60 लाख वो डेथ हुई, वो मृत्यु हुई जो कि इस कालखंड में बचाई जा सकती थी। कैसे? वो मतें क्यों हुई? वो मतें इसलिए हुई कि लोगों को इलाज ही नसीब नहीं हुआ तो बहुत लेट हुआ। जाओ जी, पहले टेस्ट करा के आओ, फिर आपका इलाज करेंगे। फिर आपको जो मेडिसिन दी गई प्रोटोकॉल के नाम पर, वो मेडिसिन जो थी बड़ी ख़तरनाक ड्रग्स थी। फिर इनको इमरजेंसी इलाज मिलना था, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का पेशेंट है या कोई अचानक से हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो रही है, वो उसको नहीं मिल पाया। इसके साथ में जो घर परिवार वालों को जो दूर रखा गया और जो एक न्यूट्रिशनल डाइट होती है वो डाइट से दूर रखा गया, एक नेचुरल सनलाइट से दूर रखा गया, तो उस सब वजह से 60 लाख लोग दुनिया में मारे गए, प्लस 36 मिलियन 3 करोड़ 60 लाख लोग इस अमृत बूटी से मारे गए, और इसमें से अधिकांश संख्या वो भारत में है। तो कुल मिलाकर के जो आंकड़ा है वो 4.2 का है, मतलब 4 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए हैं। तो मोटा मोटा ये आंकड़ा ये बनता है कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर 3 करोड़ लोग इस बूटी से, इस कालखंड में कॉम्प्लिकेशन से, इस कालखंड के कॉम्प्लिकेशन से जो नहीं मरने चाहिए थे, वो इतने लोग मारे गए हैं, 3 करोड़ लोग। इसके साथ में देखिए किस प्रकार से कितना इनका, अगर इसका फाइनेंशियली एस्टिमेट लगाया जाए तो 1.8 ट्रिलियन बक्स फॉर यूजलेस मास्क और टेस्ट जितने हुए। ये 1.8 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन जो होता है 1 लाख करोड़ का होता है, और बक्स है तो ये डॉलर के हिसाब से बनता है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा पैसा बन गया। मोटा मोटा आपके मान के चलिए 150 लाख करोड़ रुपए के आसपास लूट तो केवल मास्क से और टेस्ट से हो गई, और अमृत बूटी की मुफ्त जो लूट हुई वो अलग। इसके अलावा जो लोगों का नुकसान हुआ, उद्योग धंधे बंद हुए, दुकानें बंद हुई, लोगों की नौकरी छूटी, वो अलग। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल जो लोगों का नुकसान हुआ वो अलग। ये सब कुछ आंकड़े हमारे सामने, आप देखिए किस प्रकार से इन लोगों ने जो आंकड़े दिए, क्यूमुलेटिव डेथ क्या बताया। देखिए डेथ के आंकड़े भी कैसे बताए जाते हैं कि 2020 में मान लीजिए 1 लाख लोग मरे और 2021 में 50,000 लोग मरे, तो आंकड़े क्या बताते हैं? क्यूमुलेटिव, यानी कि वो 1.5 लाख करके दिखा देते हैं। ये क्यूमुलेटिव तरीका है। तो इन लोगों ने क्या बताया कि 2020 में 19 लाख लोग मरे और 2021 में 54 लाख, लेकिन इस 54 लाख में वो 21 लाख भी शामिल है, आम आदमी समझ नहीं पाएगा। और 2022 में 67 लाख, तो उसके अंदर ये 54 लाख भी शामिल है। तो ये जो क्यूमुलेटिव आंकड़े जो पेश किए जाते हैं ना, ये जनता को भ्रमित करने के लिए कि भाई इतने लोग मर गए। इसके बाद जो अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स हुई, वो ट्रायल्स के क्या रिजल्ट थे, किस प्रकार के लोगों के वीडियो हटाए गए, किस प्रकार से लोगों के वीडियो पर स्ट्राइक दी गई, चैनल्स हटाए गए।
इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि भैया जो बीमारी थी वो सिंपल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से ठीक हो जाती थी इनके हिसाब से। हालांकि हमारा तो ये मानना है कि ऐसा कोई बीमारी थी नहीं, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा गेम था। और किस प्रकार से ये इवर्मेक्टिन की जगह ये हुआ, ये पूरा एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है सर। ये इतनी रिपोर्ट है, ये यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल छपा था इन लोगों की ओर से, ये जो वैश्विक षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, इन्होंने एक आर्टिकल छापा था कि हम लोगों ने 20 मिलियन लोग बचाए हैं, 2 करोड़ लोग। तो इनका ये कहना है कि 2 करोड़ लोग बचाए हैं हम लोगों ने। अब जब 2 करोड़ लोग बचाए तो पीटर हेलिगन ने वापस एक नया आर्टिकल छापा कि 20 मिलियन सेव्ड और 20 मिलियन किल्ड। आपने 2 करोड़ बचाए या 2 करोड़ मारे? तो 2 करोड़ तो ये है, वैसे वास्तविक संख्या तो 4 करोड़ तक तो लोग मारे जा चुके हैं। और भविष्य में अभी और आंकड़े सामने आएंगे आप लोगों के सामने किस प्रकार से। और इंजरीज कितनी हुई, मल्टीपल इंजरीज, 840 मिलियन इंजरीज से लेकर के 4.2 बिलियन, इतनी इंजरीज लोगों को हुई है, इतने साइड इफेक्ट हुए हैं। ये सारा आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये गेम खेला गया है और इतना नुकसान हुआ। ये आंकड़े हमारे पास सामने आ रहे धीरे धीरे। जो स्वतंत्र लोग हैं, जो स्वतंत्र डॉक्टर्स हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो इस प्रकार के आंकड़े जनता के सामने ला रहे हैं। और जैसे हमारे पास ऐसी कोई खबर आती है और हम तुरंत उसकी चीज़ को अपने लोगों को, जनता को, बाकी लोगों को बताते हैं। लोग मारे गए हैं या फिर जिनको भी जो साइड इफ़ेक्ट हुआ है, आपका क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए उन लोगों को? देखिए, जिसके परिवार में कोई भी व्यक्ति मरा है या जिसको कोई साइड इफ़ेक्ट आया है, निश्चित तौर से वो मुआवजे का हकदार है। नंबर 1, उसको सरकार से कंपनसेशन की मांग करनी चाहिए। इसके लिए जहाँ भी कुछ हो, कहीं पर कोई अगर लीगल एक्टिविटी हो रही तो लीगल तरीके से करे, कहीं पर कोई प्रोटेस्ट के माध्यम से हो रहा है तो प्रोटेस्ट के माध्यम से करे, क्योंकि वो पूरी तरह से हकदार है। क्योंकि सरकार ने, मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया है देश के अंदर कि भाई सुरक्षित है, सेफ है, ले लो फ़ोन खोलते ही सुरक्षित है, वो आवाज़ शुरू हो जाती है, बड़े बड़े लोगों की आवाज़ आने लग गई थी। ऐसी कई आवाज़ें आप लोगों को लगातार कान में आती रही, तो लोगों ने वो भ्रमित होकर के वो चीज़ लिया। तो ये इसमें सरकार की जिम्मेदारी थी। तो निश्चित तौर से उसको सरकार से चाहिए कि मांग करें कि उनके लिए जो भी ऐसा लोग हैं वो सरकार से और न्यायपालिका से अपने लिए मुआवजे की मांग करें, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ में हमने प्रधानमंत्री जी को जो और मांगे रखी है कि भैया हम जो वो तो व्यक्तिगत मांगे जो वो लोग रखेंगे, हमने अपनी ओर से मांगे रखी है कि भाई ये जो हुआ, ये जो इतने लोग मारे गए, उन सबको मुआवजा दिया जाए। साथ में इसके साथ साथ इन सब की जांच की जाए, जो अधिकारी शामिल है, जो अधिकारी, मंत्री या जो भी इसमें कर्मचारी शामिल है, उसकी जांच हो जाए। जांच होने के बाद, चूँकि ये इतना बड़ा क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये करोड़ों लोगों को मारना नरसंहार है, इन सब लोगों को जो इसमें जिम्मेदार है, परिवार सहित उन सबको फांसी पर लटका दिया जाए, है ना। और साथ में हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार आंकड़े जारी करे, 2015 से लेकर के 2022 तक के आंकड़े सरकार जारी करे, तो कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोग हिंदुस्तान में मरे इस दौरान, 2015 से लेकर के 22 तक के। और 23 जब हो जाएगा तो 23 के आंकड़े भी जारी करे। इसके साथ में सरकार एक आंकड़ा और जारी करे, वो है कोमॉर्बिडिटी का, एसोसिएटेड इलनेस का। कोई व्यक्ति है जिसे आप कहते हैं कि आप वो C19 से उसकी डेथ हुई है, परंतु उसके साथ में एक बीमारी और थी, 2 और थी, 3 और थी, 4 और थी, 5 और थी, 6 और थी। ऐसे जब संख्या का कैलकुलेशन लगाया गया तो 99% लोग ऐसे थे जिनके साथ कोई न कोई दूसरी इलनेस थी, दूसरी बीमारी थी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा इस कालखंड में जो ब्रेन ट्यूमर से मारा गया उसकी गिनती भी उसके अंदर हुई है, जो रोड एक्सीडेंट से मारा गया उसकी गिनती भी उसके अंदर हुई है। तो ये सब आंकड़े सरकार जारी करे कि ये जो एसोसिएटेड इलनेस थी, वो रोड एक्सीडेंट भी था, ब्रेन ट्यूमर भी था, साथ में कोई डिजीज़ भी थी, इन्फेक्शन भी था, हार्ट प्रॉब्लम थी, लंग प्रॉब्लम थी, कोई सिस्टिक डिजीज़ थी, या कोई और मेटाबॉलिक डिजीज़ थी, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर था। ये सब चीज़ सरकार जो है ये आंकड़े जारी करे। ये हमारी जो मांगे हैं सरकार से 4। प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पर 4 जून को, उसमें आपने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी भेजा था। उसके अब तक क्या परिणाम है, क्या आपके पास? देखिए, 4 जून से पहले हमने 30 अप्रैल को एक प्रोटेस्ट किया था। हालांकि हम प्रोटेस्ट तो पिछले 3-4 साल से आप देखिए लगातार हर साल 5-7-10 प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार में सोचा कि सिस्टमेटिक तरीके से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाए। तो 30 अप्रैल को हमने प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया। उसमें 100 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए बाकायदा, और उसका कोई
जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री जी, मतलब इतने देश के अंदर ये स्थिति है कि आपका पत्र ज्ञापन के तौर पर जा रहा है, उसका भी कोई जवाब नहीं आ रहा। तो अब कोई एक इंडिविजुअल लेटर का तो क्या जवाब मिलेगा, है ना। फिर हमने सोचा कि चलो जवाब नहीं आया, तो हमने 4 जून को दोबारा प्रोटेस्ट किया। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया, तो 4 जून से भी मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ समय बीत चुका है। तो निश्चित तौर से हम ये इसका ज्ञापन की कॉपी है, आप देख लीजिए, ये अपने दर्शकों को दिखाइए किस प्रकार से ये 5 जून की रिसीविंग है, क्योंकि 4 जून को जो हमारा प्रोटेस्ट था और 4 जून को संडे था, तो 5 जून की इसकी रिसीविंग है। अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया। ये सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, देख सकते हैं। मतलब जम्मू कश्मीर में कम से कम आपको कोई जवाब तो देना चाहिए कि भाई आपकी मांगे जायज़ नहीं है। ये इतना ही बोल रहे हैं कि भाई इस पॉइंट की वजह से जायज़ नहीं, फिर हम बताएंगे कि मांगे जायज़ किस है, किस प्रकार से। तो सरकार की ओर से ये जिस प्रकार से इन चीज़ों को दबाया जा रहा है, ये निश्चित तौर से सरकार के लिए भी भविष्य में खतरा है। अगली क्या योजना है अब आपकी? अगली जो देखो, हमने एक प्रोटेस्ट शुरू किया है। जब तक सरकार हमें हमारी बातों का जवाब नहीं देते, हमारी 14 मांगे हैं, है ना, ये 14 मांगे हैं, तो सरकार जब तक हमारी इन मांगों का जवाब नहीं देते, वो स्वीकार करना चाहते हैं या अस्वीकार करना चाहते हैं, वो सरकार की मंशा के ऊपर है। सरकार बोल दीजिए हम आपकी मांगे नहीं मानते, एक पॉइंट वाइज अपना जवाब देते, हम उस चीज़ को ले लेंगे, देख लेंगे। पर सरकार का जवाब नहीं देना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारी मांगों में दम। तो इन चीज़ों को लेकर के हम दोबारा 16 जुलाई को फिर जाएंगे जंतर मंतर पे, फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। और ये 14 मांगे हैं, यदि आप कहें तो मैं एक बार उनको समराइज करना चाहूँगा, है ना, ताकि आपके दर्शकों को पता चल सके कि ये 14 मांगे क्या, ये 14 मांगे क्या है। इन 14 मांगों को लेकर के 16 जुलाई को एक बार पुनः दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जो भी लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन बहुत पहले जब प्राचीन समय में लगा था एक बार में, तब लॉकडाउन का लोगों को मुआवजा भी दिया गया था। तो लॉकडाउन जो था वो गैर कानूनी था, असंवैधानिक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी स्थिति में जो लॉकडाउन से नुकसान हुआ, उन सब लोगों को नुकसान की भरपाई सरकार करे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो तथाकथित जो बूटी लगाई गई और सरकार के द्वारा कहा गया कि ये सुरक्षित है, वो सुरक्षित नहीं निकली और करोड़ों लोगों को उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। तो उन सबको मुआवजा मिले। अभी आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कई तरह के रूल्स निकाल रखे हैं, करीब 20-22 ऐसे सर्कुलर्स है, आदेश है, रूल्स हैं, जो ये बताते हैं कि 10 वर्ष से अधिक के डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक के पेट्रोल वाहन वो दिल्ली NCR में आप नहीं चला सकते, चंडीगढ़ में नहीं चला सकते, जयपुर में नहीं चला सकते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सरकार इस प्रकार की लागू कर रही है। तो ये बिल्कुल हम देखें तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार का कानून नहीं है। तो ये जो कानून अलग अलग तरीक़ों से, संशोधन के माध्यम से, सर्कुलर के माध्यम से, किसी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से जो सरकार लेके आती है, ये सब के सब जितने भी आदेश है, निर्देश है, कोई सर्कुलर है, ये सब के सब निरस्त करें। चौथी मांग हमारी है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश सरकार, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बाद में ब्रिटिश सरकार, इन दोनों ने मिलकर के भारत से 400 ट्रिलियन US$ की लूट की है। ये मोटा मोटा आंकड़ा हमारी जो टीम है उसने बताया कि 400 ट्रिलियन डॉलर से लेकर के 2000 ट्रिलियन डॉलर तक का एक मोटा आंकड़ा है, इतनी लूट हुई है। अब ये लूट का कितना पैसा है, सोचिए ये लूट कैसे हुई। भारत में एक समय में अंग्रेजों की सरकार में 95% तक टैक्स लगता था, 95% टैक्स आमदनी के ऊपर। तो इसका मतलब हम सब लोग टैक्स बहुत दे चुके हैं। वो सारा टैक्स का हमारा पैसा लूट के फॉर्म में ब्रिटेन के पास पड़ा हुआ है, लूट के फॉर्म में। और ब्रिटेन, अमेरिका, वो एक ही चीज़ें, आप समझ सकते हो उस चीज़ों को। तो वो पैसा कितना है, अगर वो पैसा आ जाए तो आज भारत की जनता को जो टैक्स देना पड़ता है ना, इनकम टैक्स, GST, पेट्रोल डीजल, हाउस टैक्स और रोड टैक्स और 50 तरह के जो टैक्स है, ये सब के सब टैक्स 585 वर्ष तक, 585 ईयर्स तक देश की जनता को 1 भी रुपये का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना पैसा है। तो भारत सरकार दम दिखाए, ताकत दिखाए और इनको लाल आंख दिखाए और कहे कि भैया ये हमारा पैसा हमको वापस करो। इसके साथ में ये तो हुआ आज़ादी से पहले का सीन। आज़ादी के बाद 1000 लाख करोड़ रुपया हमारा देश का पैसा वो अलग अलग बैंकों में, स्विस बैंक और दूसरे बैंकों में जमा है। स्विस बैंक में 1000 लाख करोड़ जमा है। बाकी दुनिया के जो देश हैं, जो टैक्स हेवन देश है ना, वो मॉरिशस है, मलेशिया वगैरह, उसमें तो और भी पैसा होगा। एकमात्र स्विस बैंक में 1000 लाख करोड़ रुपए जमा है और वहाँ की सरकार चाहती है कि आप ले जाओ,
पर हमारी सरकार लेके नहीं आती है। तो वो पैसा भी आप वापस लेके आओ। ये एक प्रकार से रिमाइंडर भी है इस सरकार को, क्योंकि इस सरकार का वादा था कि ये पैसा हम लेके आएंगे। तो एक प्रकार से ये रिमाइंडर है कि भैया आपने वादा किया था तो ये वादा पूरा करो। और ये जो 1000 लाख करोड़ रुपया है, ये देश की जनता को ला करके, जनता को ला करके नहीं दो तो कम से कम जनता का टैक्स कम करो उस पैसे से। पाँचवा पॉइंट ये है कि अगर ये सब पैसा हम ले आते हैं तो हमारे देश में कोई सी टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सभी तरह के करों की समाप्ति हो जाएगी। सातवां जो मुद्दा हमारा है कि जितने भी हिंदू मठ और मंदिर हैं, सरकारों ने इन मठ और मंदिरों पर नियंत्रण कर रखा है। इनकी संख्या छोटी मोटी नहीं है, 4 लाख के आसपास है। 4 लाख मठ मंदिर जो है वो सरकार के नियंत्रण में है और सरकार इनसे पैसा कमाती है, और वो पैसा भी हमारा। हम सब टैक्स देने के बाद जो मंदिर में थोड़ा बहुत दान करते हैं वो हमारे समाज के लिए है, हमारे धर्म के रक्षा के लिए और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पैसा खर्च होना चाहिए। इसके साथ में उस पैसे को कोई ट्रस्ट बना करके शिक्षा पे खर्च किया जा सकता है, चिकित्सा पे खर्च किया जा सकता है। तो लेकिन वो वहाँ का जो ट्रस्ट होगा, मंदिर का जो ट्रस्ट होगा, जो मठ का जो ट्रस्ट होगा, वो उसको मैनेज करेगा। तो ये जो सरकारी नियंत्रण है, ये सरकारी नियंत्रण समाप्त तो होना चाहिए इन सब मठ और मंदिरों को। जिस प्रकार से बाकी धर्मों को आज़ादी है, उसी प्रकार से हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भी आज़ादी मिलनी चाहिए और उनके मठ मंदिर का नियंत्रण उनके हाथ में हो, ये व्यवस्था होनी चाहिए। जो 8वां पॉइंट है, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान एवं सभी प्रकार के गोवध पर प्रतिबंध। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। कई लोगों ने पूछा कि सर ये राष्ट्र माता का सम्मान से क्या मतलब है, राष्ट्र माता का सम्मान मतलब क्या? तो राष्ट्र माता का सम्मान का मतलब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, है ना। जैसे कि मोर है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अगर मोर की मृत्यु हो जाती है तो नियम क्या कहता है कि उसको बहुत ही सम्मानजनक तरीके के साथ तिरंगे में उसको लिपेट करके फिर उसको दफन करना चाहिए। अगर हम राष्ट्र माता का सम्मान गौ माता को देते हैं तो जिस प्रकार से मोर को सम्मान किया जाता है मृत्यु के बाद भी, तो गौ माता का जीवित अवस्था में और मृत्यु के बाद उससे भी अधिक सम्मान मिलेगा, है ना। तो ये जो सम्मानजनक तरीका है जहाँ पर जिस प्रकार से हम डिस्पोज किया जा सकता है, वो हमें गौ माता को देना है। इसलिए हमने गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान की बात कही है इसके अंदर। इसमें गौ माता के मृत्यु के बाद उसका निस्तारण कैसे हो, इसके बारे में भी कई लोगों से चर्चा की है। तो एक चूँकि वो राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा तो राज की तरीके से उनका निस्तारण हो पाएगा, और उसके बाद एक मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए वहाँ पर कोई फलदार पेड़ लगा दिया जाए। जो पेड़ है उसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो पेड़ है समय से पहले फल देगा, अधिक समय तक देगा, अधिक मीठा और अधिक उसमें अधिक जो उसमें तत्व होंगे उस पेड़ के अंदर। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था की जाए तो ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारा मुद्दा है वो किसानों को MSP की गारंटी मिलनी चाहिए। पूरा देश का किसान उद्वेलित है। जब एक तरफ आप देख रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह पिछले 70 सालों में, है ना, वो बढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो लेकिन उसी अनुपात में आप देखेंगे तो किसानों की जो तनख्वाह है, जो आय है, वो नहीं बढ़ पाई है। तो इनको अगर हम MSP की गारंटी देंगे, एक तरफ तो सरकार कई बार कहती है कि सरकारी कर्मचारी की जो तनख्वाह है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा जनता के पास है तो जा रहा है घूम फिर के। तो आप किसानों को MSP की गारंटी दे देंगे तो पैसा तो जनता के पास जाएगा घूम फिर करके। वो तो निश्चित तौर से वापस जो साइकिल जो होती है, जिसे हम GDP साइकिल कहते हैं, वो बढ़ेगा उसके अंदर। अगला जो मुद्दा है हमारा EVM, जो EVM का जो है, EVM की समीक्षा होनी चाहिए। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है सर, इसको आप समझ लीजिए कि EVM जिस देश में बनता है उस देश में EVM पे रोक लगी होती है। उस देश में EVM पे चुनाव नहीं होते हैं। अमेरिका जैसा देश भी EVM से चुनाव नहीं करवाता है। जर्मनी जैसा देश EVM से चुनाव नहीं करवाता। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने EVM पे बैन लगा रखा है। तो ऐसा क्यों? उनको पता है ये जितने भी सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें हैं वो कहीं भी किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन किया जा सकता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर बनवाया जा सकता है। 1 + 1 = 3 ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाया जा सकता है और बन सकता है। कोई बहुत बड़ी बात उसके अंदर नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर में फीडिंग करना है कि 1 + 3 तो वो तो 1 + 1 3 दिखाएगा हमेशा ना। और आपने उसके अंदर डाल दिया कि 1 + 1 = 3 रैंडम, तो वो रैंडम दिखाएगा, आप पता नहीं चलेगा कब आया कब नहीं आया। आप बोलोगे रैंडम 2 दिखाना है, कभी कभी 3 दिखाना है, तो वैसा दिखा देगा। तो ये जो चीज़ है इस पर समीक्षा होनी चाहिए। 11वां जो मुद्दा हमारा है भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सबसे पहले भ्रष्टाचार शुरू होता है रूट से।
एक आदमी बीजेपी का टिकट लेके आता है, कांग्रेस का टिकट लेके आता है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, है ना, 100 करोड़ में सीटें मिलती है, टिकट मिलता है। वो टिकट होता क्या है बेसिकली? वो टिकट कुछ नहीं होता है। वो टिकट सिर्फ और सिर्फ उसका चुनाव चिन्ह होता है, इलेक्शन सिंबल। उस सिंबल के अलावा कोई टिकट नहीं होता है। बस पार्टी ये बता देती है कि ये हमारा सिंबल इस व्यक्ति को मिलेगा, वो टिकट हो गया। और जब उस व्यक्ति को मिलेगा तो वो व्यक्ति जब 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ लगाता है तो जीतने के बाद उतना निकालने की कोशिश करता है। तो अगर वहीं पर रोक लग जाए कि भैया ये सिंबल किसी के फिक्स नहीं है, आपने समाज में कुछ काम किया है तो आपके नाम से और आपके चेहरे से आपके क्षेत्र की जनता या आपके राज्य की जनता या देश की जनता आपको जान जाएगी, उसके हिसाब से आपको चुन के भेजेगी। यहाँ पर अगर रोक लगा दी जाए तो भ्रष्टाचार पहले ही स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जब भ्रष्टाचार नहीं होगा वो एमएलए एमपी वहाँ जाकर भ्रष्टाचार नहीं करेगा। वो नहीं करेगा तो अधिकारियों को अपने कंट्रोल में रखेगा। अधिकारियों को अपने कंट्रोल में रखेगा तो अधिकारी भी जो है भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस एक स्टेप से देश में 50% भ्रष्टाचार कम हो सकता है। बारी जो मांग हमारी, अभी जो गवर्नमेंट ने जो धीरे धीरे करेंसी बंद कर दिया, आप देख रहे हैं सरकार ने 2000 का नोट बंद कर दिया है और हो सकता है कि 2023 में 2024 के शुरुआत में 500 का नोट भी बंद हो जाए। ये बेसिकली फोर्सिंग टुवर्ड्स डिजिटल मनी है। सरकार जो है आपको करेंसी बंद करके डिजिटल करेंसी की तरफ ज़बरदस्ती धकेल रही है। इसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। तो इस प्रकार से जो फोर्सफुल एक्शंस है वो नहीं लिए गए। आप देखिए जगह जगह टोल प्लाजा बना हुआ है। टोल प्लाजा में पहले कैश लाइन होती थी, आप कैश दे सकते थे, अब वो कैश लाइन ख़त्म कर दी गई। अब आपको टोल प्लाजा में जो देना है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटेगा या आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो धीरे धीरे जिस प्रकार से कैश ख़त्म किया जा रहा है मार्केट से, ये आने वाले टाइम पे एक डिजिटल गुलामी की तरफ हम लोगों को ले जाएगा, देश की जनता को। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जी को ये पता है नहीं पता है, हमें जानकारी नहीं है, तो हम ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुँचा रहे हैं कि ये देश की जनता को गुलाम बनाने का एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। कम से कम देश की जनता के साथ ऐसा आप न करें। 13 जो मांग हमारी है वो है कि जिस प्रकार से पूरा वातावरण ख़राब किया जा रहा है, केमिकल्स छिड़काई जा रही है। केमिकल्स जब मर्जी हो बारिश पैदा कर दो, जब मर्जी हो सूखा पैदा कर दो। तो ये जो केमिकल्स का जो गेम है बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। ये केमिकल्स बंद किए जाए और केमिकल्स से जो किसानों को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए। 14वां मांग हमारी है, भारत सरकार एक WHO हेल्थ ट्रीटी को साइन करने जा रही है, हाँ। और वो ट्रीटी इतनी खतरनाक है, यदि वो ट्रीटी देश में लागू हो गई तो समझ लीजिए हम लोग गुलाम हो गए बस। वो ट्रीटी एक प्रकार का हमारे देश का जो सोवरेनिटी है उसको एक प्रकार से सरेंडर करने के बराबर है ना। उस ट्रीटी में बाकायदा अधिकार है कि जब जिस दिन WHO घोषणा कर देगा उसी दिन से आपको अपने अपने एरिया में लॉकडाउन लगाना है। लॉकडाउन में 4 स्टेप में, मतलब कोई भी लगा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आपका नीचे का तहसीलदार या उसके रैंक का कोई बंदा, वो भी लॉकडाउन लगा सकता है। और वहाँ पर फोर्सफुल इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि उन्होंने बोला कि आप टेस्ट करना है तो करना है। तहसीलदार ने एक मान लीजिए आपके एरिया को ब्लॉक कर दिया तो भैया इस तहसील में लॉकडाउन लग गया है, अब बाहर जाना तो ये टेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको टेस्ट करवाना ही है। आपके पास नो का ऑप्शन नहीं, आप मना नहीं कर सकते। आपके व्हीकल की जांच करने का आदेश दे दिया कि आपके व्हीकल से इन्फेक्शन फैल रहा है तो आपका व्हीकल की जांच होगी। वहाँ पर वो बोलेगा जी आपका व्हीकल से इन्फेक्शन हो रहा है, आपका व्हीकल पॉजिटिव आया है, आप इसको सरेंडर कर दीजिए, तो आपको अपना व्हीकल सरेंडर करना पड़ेगा। वो बोलेगा जी आपने जो बकरियाँ पाल रखी है उन बकरियों से इन्फेक्शन फैल रहा है, सब बकरियों को मार दो, तो आपको अपनी पालतू बकरियों को मारना पड़ेगा, पालतू गायों को मारना पड़ेगा, पालतू जो भी है आपको सबको मारना पड़ेगा। ये इतनी खतरनाक हेल्थ ट्रीटी साइन होने वाली है। तो ये सरकार साइन न करे, यह देश का जो सार्वभौमिकता है वो नष्ट हो जाएगी। तो ये 14 मांगे हमारी है। इन मांगों को लेकर के तीसरी बार, 2 बार हम पहले जा चुके हैं, तीसरी बार 16 जुलाई को हम लोग वापस सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर इकट्ठे होंगे और हम लोगों से अपील करते हैं कि ये आप यदि एक भी मांग से सहमत है और एक भी मांग को लगता है कि सही है तो अपनी उस मांग के समर्थन में और जनता के समर्थन में और देश के प्रधानमंत्री जी को जगाने के लिए, देश के मंत्रिमंडल को जगाने के लिए आप लोग अधिक से अधिक उस दिन वहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर आए। और क्या अपेक्षा करते हैं जनसाधारण से अभी? देखिए जनसाधारण जो है बहुत कुछ कर सकता है। क्रांति जो होती है वो जनता के हाथ में होती है, हाँ? जनता जब चाहे क्रांति कर सकती है। तो हम ये कहेंगे कि भाई वो जहाँ भी है
जिस जगह है वो जहाँ से भी आवाज़ उठा सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से, उस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएं। जो चीज़ गलत हो रही है उसका विरोध करें। देश की सरकारें या देश का प्रशासन जो गलत कर रहा है वो जहाँ पर है, जिस परिस्थिति में जैसा भी है, प्रतिदिन इस काम को करते रहें। थोड़ा थोड़ा सब लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से हम देश को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि देश जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, नई वैश्विक व्यवस्था का गुलाम होने जा रहा है, तो वहाँ से बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो जो भी जिस जगह जो भी इसके ऊपर अपना योगदान दे सकता है वो अपना योगदान दे सके। एक जो इतनी लंबी वार्ता के बाद एक अहम प्रश्न मेरे दिमाग में अभी भी है, और वो जो अहम प्रश्न है वो आपसे मैं पर्सनली डॉक्टर होने के नाते आप क्या सुझाव दोगे कि जन साधारण को, क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कि ये टीटी साइन हो रही, वो टीटी साइन हो रही है, उसमें जीएमओ नाम से भी एक टीटी साइन हो रही है, तो आप जन साधारण को क्या सुझाव दोगे, कैसे स्वस्थ रहें आखिर? देखिए, मामला बड़ा पेचीदा हो गया है और अभी ये एक महामारी, तथाकथित महामारी है ना, झूठी महामारी और आने वाली है अभी, है ना। तो ये एक के बाद एक कहेंगे डिजीज़ एक्स आ गई है। डिजीज़ एक्स खतरनाक, अब तक के सबसे खतरनाक नाम दिया है डिजीज़ एक्स, अब तक के सबसे खतरनाक, 10 गुना को मार देगी, 50 गुना को मार देगी ना। और आपके सामने कई प्रकार के झूठे परिप्रेक्ष्य दिए जाएंगे और मीडिया पे आपको भरोसा बिल्कुल नहीं करना है ना। आप अपना स्वस्थ रहना है। जो हमारा आयुर्वेद जो बताता है, जो हमारा देश का जो पुराना प्राचीन साहित्य जो बताता है, जो ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था दी हमारे लिए, सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ करके अपना दैनिक काम करो, अपने दांतों की सफाई करो, पेट की सफाई करो। उसके बाद में जो जिस प्रकार से नित्य काम किया जाता है, रात को जल्दी सो जाओ, योग करो, प्राणायाम करो, ज़्यादा ऑयली चीज़ मत खाओ, ज़्यादा तेल मत खाओ, ज़्यादा घी मत खाओ, ज़्यादा नमक मत खाओ। हर एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, है ना। अपने नियंत्रण में रखो चीज़ों को। खान पान, रहन सहन, बहुत ज़्यादा ऐसी में रहोगे तभी भी बीमार पड़ोगे, तो कोशिश करो कि आप नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सको। ये सब चीज़ें हैं, इसको हम करते हैं। खान पान की शुद्धि रखते हैं, रहन सहन की शुद्धि रखते हैं। बीच में पेड़ों के पास चले गए, थोड़ा सा ऑक्सीजन आपको प्रॉपर मिल गया, कभी किसी पार्क में घूमने चले गए, तो ये सब चीज़ें आपको नेचुरल तरीके से रहना है, तभी आप जीवित रह सकते हैं। अगर आप ये मीडिया के चक्कर में आ गए और इनके चक्कर में आ गए तो ये तो जितने भी हर बीमारी पे आपको लगाएंगे जी, अब इस पे लगाओ जी, इस पे लगाओ जी, इस पे लगाओ। अमेरिका में छोटा बच्चा, 2 साल से छोटे बच्चे को 70+ टीके लगते हैं। 2 साल से छोटे बच्चे को 70 से ज़्यादा टीके लगते हैं। इसका भी लगाओ जी, उसका भी लगाओ जी, उसका भी लगाओ जी, उसका भी लगाओ जी, उसका भी लगाओ जी। तो आज के 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 300 साल पहले बच्चे पैदा नहीं होते थे, वो जीवित नहीं रहते थे। 70+ टीके 2 साल के बच्चों को। तो ये बहुत बड़ा एक गेम चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। नेचुरल तरीके से रहो तो लंबे समय तक स्वस्थ रहोगे और लंबे समय तक जीवित भी रहोगे। ठीक बात है। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा, और जो डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया आप लोगों के स्वस्थ रहने के तरीके से, जो बातें कहीं, वो सिर्फ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है, उसका एक उदाहरण गीता के श्लोक से मिलता है कि युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्ना बबोधस्य योगो भवति दुखा। तो बिल्कुल तय है, योग करो और सुबह से शाम तक के खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने की प्रक्रिया अपनी ठीक करो। और भगवान कृष्ण जब गीता में कह रहे हैं कि आप स्वस्थ रहोगे तो आप दुनियादारी छोड़ो और जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उस तरीके से स्वस्थ रहो, प्रोटेस्ट करो। आइए हम सब लोग मिलते हैं जंतर मंतर पे 16 जुलाई को। आप सभी का आह्वान करता हूँ, आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि आप सब आइए और ये धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध को हम सब मिल करके अंतिम पोजीशन तक पहुँचाएंगे। तो आइए सब लोग मिलते हैं। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा।